हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट स्टार्ट कर चुके हैं प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे जिनको आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपके यूनिट 1 से है। तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, आप लोग एक बार इससे देख लीजिए कि कितना आपको प्रीवियस इसकी नॉलेज है। क्योंकि सबसे पहली बात यही होती है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं या जो भी टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में हमारी कुछ नॉलेज है या नहीं। तो इसी को चेक करने के लिए आज 50 क्वेश्चंस होंगे। आप सभी लोग सब लाइव आ जाइए और यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर करते जाइएगा। तो स्टार्ट करें भाई। ऑडियो विजुअल क्लियर है? आप एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। अगर ऑडियो विजुअल क्लियर है एक बारी थम्स अप कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में। चलिए, वेरी गुड। सर्वेश, दीपिका, अतुल्य, साक्षी, प्रिया, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, टीचिंग का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है? आंसर करेंगे अब। क्योंकि हम सिलेबस स्टार्ट करे हैं, कल आप सभी लोगों को सिलेबस भी मैंने शेयर किया था, ठीक है? एप्लीकेशन के थ्रू आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अभी यहाँ पे क्या है आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। और सही आंसर है इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर करें। टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, टीचिंग हम करते हैं, लर्निंग करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप देखो तो हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं ना, इंफॉर्मेशन पढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बिहेवियरल चेंज भी करते हैं, परीक्षा पास करने के लिए भी पूरी मेहनत करते हैं, अनुशासन को भी बनाए रखते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन हमारा जो मेन एम है, मुख्य उद्देश्य है, वो इनमें से कौन सा है? व्यवहार में परिवर्तन। कि हम किस तरीके से किसी के व्यवहार को चेंज कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक, भाई समाज में रह रहे हैं, समाज में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हम किस तरीके व्यवहार कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना है। टीचिंग का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इसलिए व्यवहार परिवर्तन टीचिंग का एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज। जैसा भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, आंसर करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, और सही आंसर है इस क्वेश्चन का प्रभावी शिक्षण यानी इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? पाठ्यक्रम को पूरा कराना, शिक्षक का विषय ज्ञान होना, छात्र की सक्रिय भागीदारी होनी या अधिक नोट्स देना। इफेक्टिव टीचिंग। और सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमारा प्रभावी शिक्षण है तो हमारे सामने चीजें आएंगी कि हमारा जो छात्र है वो एक्टिव है या नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ लर्नर। जैसे कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप अगर उसका आंसर कर रहे हैं, यानी दो तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर दोनों तरफा हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये प्रभावी शिक्षण है। सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। इफेक्टिव टीचिंग लर्नर सेंटर्ड होती है। जब छात्र सक्रिय रूप में सीखने में भाग लेता है तभी शिक्षण प्रभावी बनता है। अगर मान लीजिए मैं ही बोल रही हूं या मैं ही क्वेश्चन के आंसर दे रही हूं, आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा? वो कैसा हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। और अभी जो एनईपी 2020 आई है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि भाई आप लोगों को लर्नर सेंटर्ड पे फोकस करना है, ना कि टीचर सेंटर्ड बनाना है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, टीचिंग किस तरीके का प्रोसेस है? आप में से जरा जल्दी से सब लोग एक बार कमेंट करेंगे। हम यूजीसी नेट एग्जाम देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? किस लिए करना है आपको? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि आखिर आपको करना क्यों है ये
यूजीसी नेट मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों करना है आपको यूजीसी नेट? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे किस लिए बताना है, क्योंकि एटलीस्ट हम जो काम कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो काम है वो किस पर्पस के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दे ही दिया था, थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपसे, टीचिंग इज अ कैसी प्रक्रिया है? टीचिंग एक दो तरफा प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है ये? एक दो तरफा प्रक्रिया है, 2 वे कम्युनिकेशन है। तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा हो सकता है? इफेक्टिव हो सकता है। किस लिए करना है यूजीसी नेट? कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए करना चाहता है, कोई रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए करना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, या आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कहती है कि नहीं भाई यूजीसी नेट करके आइए, आपको नॉलेज है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज, और अच्छे अच्छे आपको पोस्ट ऑफर भी करती है। लेक्चरर बनना है, आप यूजीसी नेट कर रहे हैं, है ना, तो आपका एक पर्पस है ना कि हाँ इस वजह से मुझे ये काम करना है। तो सेम ऐसे ही हम जब टीचिंग पढ़ रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड को समझ रहे हैं, तो हमारा ये फोकस होना चाहिए कि हमें आखिर वो करना क्यों है। टीचिंग दो तरफा प्रक्रिया है, द्विपक्षी, दो तरफा है कि त्रिपक्षी, 3 वे प्रोसेस है कि 2 वे प्रोसेस है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी है, सही है। द्विपक्षीय प्रक्रिया यानी 2 वे प्रोसेस, जैसा कि अभी इफेक्टिव टीचिंग में था। शिक्षक और छात्र दोनों की सहभागिता होती है, इसीलिए इसे द्विपक्षीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। लेकिन ये ट्रायंगुलर भी होती है। दीपिका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, बिल्कुल, है ना, तो कोई ना कोई एम है ना हमारा कि भाई हम इस वजह से ये काम करना चाहते हैं, है ना, हमारा प्रोसेस है ना कि कुछ ना कुछ ही भाई हम इस वजह से ये काम करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये ट्रायंगुलर पोजीशन भी होती है, ये ट्राइपोलर भी होती है। ट्राइपोलर कैसी होती है? एक तो हो गया हमारा टीचर हो गया, एक हो गया हमारा स्टूडेंट, और एक हो गया करिकुलम। ये इस बार 2026 जनवरी में पूछा गया क्वेश्चन था कि क्या ये, अभी तो ये दो पक्षी आपको बोला गया इंटरेक्टिव प्रोसेस होता है, लेकिन ये ट्राइपोलर भी होती है। शिक्षण का मनोवैज्ञानिक आधार इनमें से कौन सा है? द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ टीचिंग इज, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का सही आंसर? सोसाइटी, सीखने का सिद्धांत, पाठ्यक्रम या अनुशासन? साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक की बात करिए तो क्वेश्चन नंबर 4 जो भी आपको आंसर आ रहा है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, इसलिए आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि भाई हमें क्वेश्चन का जो नियर अबाउट, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई इसका नियर अबाउट आंसर होना चाहिए, उस पर टिक करना है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग, अभी ये सब चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। टीचिंग लर्निंग की मानसिक प्रक्रिया पर आधारित होती है, इसलिए लर्निंग थ्योरीज शिक्षण का एक मनोवैज्ञानिक आधार है। अगला क्वेश्चन है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? आप टीचिंग एप्टीट्यूड दे रहे हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, कितने यूनिट्स है? 10 यूनिट्स है। एक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, एक आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, अलग अलग एप्टीट्यूड है। तो वो योग्यता परीक्षण है, लेकिन किस चीज के लिए? भाई टीचिंग है तो पढ़ाने के लिए हो रहा है। एबिलिटी टू टीच, कि हम टीचर बन के, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, या हम लेक्चरर की पोस्ट पे आके कि हम पढ़ा सकते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब आपको पता चला ये यूनिट 1 क्यों डाली गई है? इसीलिए डाली गई है कि पता चल सके कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो या नहीं। टीचिंग एप्टीट्यूड व्यक्ति की वो क्षमता है जिससे वो प्रभावी ढंग से पढ़ा सकता है। अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। जो अच्छा टीचर होता है उसके लक्षण क्या होते हैं? अब यही चीज है, अभी धीरे धीरे जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ती जाएगी। अभी आज इजी क्वेश्चन है क्योंकि कुछ हमारे साथ नए यहाँ पर जो है कैंडिडेट भी जुड़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे एग्जाम में दिए जाते हैं वो चीज आपको देखने को मिलने वाली है।
क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे शिक्षक को कैसा होना चाहिए? कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मोर होमवर्क, ज्यादा होमवर्क दीजिए, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, या फिर लंबा व्याख्यान। अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? जिसको लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हो। आपके क्या क्वेश्चन है उसका जवाब, उसका आंसर होना चाहिए टीचर के पास। यानी आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कैसे समझ में आएगी? जब टीचर आपको सही तरीके से गाइड करेगा। तो अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? कि छात्र की रुचि, क्षमता और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण को करना। मोटिवेशन का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मोटिवेशन। देखिए, टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या प्रोसेस है जो बहुत ज्यादा लेंदी भी होती है। थोड़े टाइम बाद लोग इससे बोर भी हो जाते हैं। थोड़े टाइम तक अगर आप किसी बुक को भी पढ़ते हो ना, तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा लगेगा यार छोड़ो यार, कुछ नई चीज करो। लेकिन यहाँ पर क्या है, हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट हो सकता है सेम सिलेबस हो सकता है सेम बुक हो, लेकिन उसको नए तरीके से आपको करना है। और शायद इसीलिए इस समय जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे कि आपका स्मार्ट बोर्ड है, इंटरेक्टिव बोर्ड बढ़ता जा रहा है। तो प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत इनमें से कौन सा है? रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इंटरेस्ट यानी आंतरिक रुचि, या डर, या फियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 सी, आंतरिक रुचि। खुद मन में होना चाहिए चीजों को करने के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप टीचिंग का पढ़ लो, आप यूजीसी नेट एग्जाम दे लो, दोगे? नहीं दोगे। थोड़ी देर बाद आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं होगा यार। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं हमें ये नहीं, हम दूसरा एग्जाम देंगे। अल्टीमेटली क्या है कि हमारा जो मन है कि हम किस चीज को करना चाहते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारी आंतरिक रुचि कहाँ से आती है? हमारे अंदर कुछ करने की जिज्ञासा या कुछ करने का मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा से। तभी आप कंटिन्यू काम कर सकते हो। टीचिंग करना है ना, तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अंदर से लग रहा है कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है। कितने लोगों को लग रहा है कि अभी जो चलिए एग्जाम हो गया, ठीक है, हमारा 2025 एग्जाम कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर हमारे को मौका मिला जून 2026 का, तो इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमें क्या करना है? हमारे को डिसाइड करना है, हमें जेआरएफ करना है, हमें नेट करना है, हमें पीएचडी करनी है। कुछ लोग कहेंगे अरे मैम मेरे को तो बस 40% चाहिए, 40% आ जाएंगे मैं तो क्वालिफाई कर जाऊंगा। होता है क्या 40% से क्वालिफाई? कोई नहीं होता भाई। वो सब लिख देते हैं मिनिमम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले से ही। कहते हैं ना कि अगर हमें कोई काम करना है तो हाईएस्ट स्कोर रखिए सबसे पहले। कैसा स्कोर होना चाहिए? हाईएस्ट स्कोर होना है। हम सोचेंगे कि भाई हमारे 100 ना सही तो कम से कम 90% तो आए ही आए। अगर आप 90% सोच के चलोगे ना, तब आपके 70% मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं भाई मेरा 70% ही हमें अगर हमने स्कोर करना है, तो आप यकीन मानेंगे आपका जो रिजल्ट आएगा ना, ये 50 to 60% के बीच में ही आएगा। तो जितना हो सके अपना दायरा बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा बनाइए। एनटीए इस समय बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। रट्टाफिकेशन से काम चलने वाला नहीं है। किसी बुक से अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन पेपर किसी बुक से नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू जरूर बुक से आ रहे हैं। पीवाईक्यू की बुक सीरीज आती है, वहां से जरूर आपके पीवाईक्यू आपके पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? तो आंतरिक प्रेरणा अंदर से दिमाग में आना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है। ब्लूम टेक्सोनोमी हर एक के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव स्तर, संज्ञानात्मक से दिमाग लगा लो। संज्ञानात्मक का मतलब ही है माइंड, जो हमारा दिमाग काम करता है। विच इज अ कॉग्निटिव लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी। अब आपको पता है आपके दिमाग में क्या चीज होती है? नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट या क्वेश्चन। ब्लूम की टेक्सोनोमी में 3 डोमेन है जो आपको भी करवाए जाएंगे। 3 डोमेन है। पहला कॉग्निटिव हो गया, दूसरा साइकोमोटर हो गया, दूसरा हो गया आपका अफेक्टिव डोमेन, तीसरा हो गया आपका साइकोमोटर। ठीक है?
तो कॉग्निटिव जहां दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, नॉलेज, बिल्कुल सही जवाब। एनईपी 2020 में भी इसी का इस्तेमाल करना बोला गया है। एनईपी 2020 भी कहती है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी जो है उसमें आपकी जो डोमेन है कॉग्निटिव को लेकर आइए, यानी क्रिएटिव चीजों पर ज्यादा दिमाग लगाइए, ना कि रट्टाफिकेशन पे। क्रिएटिव चीजों पे जो जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया का केंद्र इनमें से कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने क्वेश्चन पेपर आप लोगों के देखे हैं ना, उसमें मैंने देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इजी थे कि मतलब ये लग रहा था डीआई के क्वेश्चन भी इवन कि किसी किसी में तो हो सकता है सॉल्व करने का ही ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्टली देख करके ही क्वेश्चन को समझ में आ जाए। इन्होंने कहा है टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है उसका केंद्र बिंदु कौन है? क्वेश्चन नंबर 9, भैया टीचिंग लर्निंग किसके लिए हो रही है? लर्नर के लिए हो रही है, छात्रों के लिए हो रही है। तो सही आंसर सी नहीं होगा, सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यही हम आपसे कह रहे हैं कि जो मेन हम टीचिंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? लर्नर के लिए कर रहे हैं। लर्निंग भी कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो मेन फोकस क्या है हमारे लिए? लर्नर, ठीक है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली लर्नर सेंटर्ड होती है और छात्र मेन केंद्र होता है। फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस ऑफ फीडबैक इज, हम कहते हैं कि भाई क्लास एंड पे आपको बोलते हैं कि भाई अपने अपने रिव्यू दीजिए, या आप ऐसा करिए फीडबैक दीजिए अपना, या आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जो है स्टार भी दे सकते हैं। कहते हैं ना हम आपसे, क्यों कहते हैं? उससे क्या होगा? द मेन पर्पस ऑफ फीडबैक इज फीडबैक क्यों दिया जाता है? चौहान जी, गिविंग मार्क्स। क्यों भाई? फीडबैक के अगर मतलब फीडबैक आप अगर आप दोगे तो हम आपको मार्क्स देंगे? नहीं भाई, अनु ने सही कहा है, करेक्टिंग एरर्स। हम अगर कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं तो हम सुधार कर सके। अगर किसी टॉपिक को हम भूल रहे हैं हम उसको करेक्ट कर सके। तो किसके लिए होता है फीडबैक? त्रुटि सुधार के लिए, यानी करेक्टिंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। फीडबैक लर्नर को अपनी गलतियों को समझने, सुधार करने में सहायता करता है। ना सिर्फ लर्नर को बल्कि टीचर को भी। टीचिंग एक कला है, क्योंकि आपको पता है टीचिंग साइंस भी है, ठीक है, प्लस आर्ट भी है, दोनों चीजें हैं ना ये। तो आपसे पूछा है कि अगर ये आर्ट है तो वो क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं, है ना, इसलिए कि हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं, या हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, क्या करते हैं हम? अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट में क्या आती है? ड्राइंग। ड्राइंग ही तो आती है भैया, दिमाग में चित्र बनाना, क्रिएटिविटी करना, रचनात्मकता लाना, नई नई चीजों को सीखना, इसमें रचनात्मकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11, टीचिंग एक कला है तो क्यों है? क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी है। साइंस है क्योंकि उसमें लॉजिक है। समझ आ गए? अगर स्टेटमेंट वाला भी यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में डाल देंगे, स्टेटमेंट 1 टीचिंग इज अ आर्ट, वाई। दूसरा स्टेटमेंट टीचिंग इज अ साइंस, वाई। बस उसी का आंसर करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। टीचिंग में अभिव्यक्ति, कल्पना शक्ति, कौशल की आवश्यकता होती है, इसे कला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छे प्रश्नों की विशेषता इनमें से कौन सी है? अच्छे प्रश्नों की विशेषता, कैसे होने चाहिए प्रश्न? कठिन होने चाहिए, डिफिकल्ट, बीइंग वेग यानी अस्पष्ट होने चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, या लंबा होना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। सेम ऐसे ही चाहे क्वेश्चन हो वो भी क्लियर होने चाहिए, मैसेज हो वो भी क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने का स्थायित्व बढ़ाता है। रिटेंशन ऑफ लर्निंग
इंक्रीजेस बाय। देखो अभी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अभी हमने कल सिलेबस बताया है, आज आपको अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके की चीजें हमने पढ़नी है। कल हम टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहली क्लास का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल वो धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, जहां पर भी जिसको जो प्रॉब्लम आए वो भी आप बात कर सकते हो, खुला है पूरा प्लेटफॉर्म ये। रिटेंशन ऑफ लर्निंग, मान लीजिए रिटेंशन का क्या मतलब है भाई, ये मेरे को समझ नहीं आया। लर्निंग बाय डूइंग, कहते हैं कि कोई चीज हमारे दिमाग में कैसे आएगी। मान लीजिए जो है यहाँ पे जया है, ठीक है, जया को मान लीजिए अपनी सिटी में जाना है। हर बार वो क्या करती थी, वो अनु के साथ चली जाती थी, उर्वशी के साथ चली जाती थी, दीपिका के साथ चली जाती थी, तो उसको अपना जो रास्ता था, जो उसका वे था, उसको याद नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दूसरों पे डिपेंडेंट थी, उसको पता ही नहीं था कैसे अपने घर पहुंचना है, अपनी सिटी कैसे पहुंचना है नहीं पता उसको। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसको जो है अपने आप से अकेले घर जाना पड़ा। तो कभी लेफ्ट मुड़ी, कभी राइट मुड़ी, कभी लेफ्ट मुड़ी, कभी राइट मुड़ी, अल्टीमेटली वो अपने घर पहुंच गई, ठीक है। अल्टीमेटली वो अपने घर पहुंच गई। कहने का मतलब क्या होता है, जब हम कोई काम खुद से करते हैं, जैसे अभी आप लर्नर हो, ठीक है, आप क्या करोगे ना, हो सकता है कुछ चैप्टर आप कहोगे अरे मैम छोड़ो बड़े डिफिकल्ट है, छोड़ दो, रहने दो, पढ़ना ही नहीं है मेरे को, बड़े डिफिकल्ट चैप्टर है, छोड़ दोगे आप। लेकिन जब वहीं आप जब एक टीचर बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, लेक्चरर बनते हो, होमवर्क करके जाते हो भाई साहब, घर से होमवर्क खुद को करके जाते हो कि मुझे बच्चों को पढ़ाना क्या है, तो हो सकता है ये जो छोड़े हुए चैप्टर हैं, जो आपने हो सकता है अपने टाइम में नहीं पढ़े, आपने छोड़ दिए जो चैप्टर, वो भी आप पढ़ के जाओगे। तो करके सीखने से ही चीजों को समझ में आता है, इसीलिए कहा जाता है ना, कि जब हमारे ऊपर बात आती है, जब हम लर्नर हैं हो सकता है छोड़ दिया, लेकिन जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जब हम खुद से सोचते हैं कि हमें ये चीज करनी है, तो हम वो चीज भी सीख लेते हैं जो हो सकता है हमारे लिए डिफिकल्ट थी। तो किसी भी चीज, रिटेंशन यानी कि लर्निंग का रिटेंशन, यानी हम चाहते हैं कि ज्यादा समय तक हमें चीजों को समझ रहे, हम नई नई चीजें सीखे, तो उसके लिए क्या जरूरी है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। चलो, शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य, जब करके देखोगे, एक बार गलती करोगे, दो बार गलती करोगे, तीसरी बार आ जाएगा, तीसरी बार आपको कोई नहीं समझाएगा। मोबाइल आया था, नया नया मोबाइल आया था, नहीं चलाना आता था भाई, सब मजाक बनाते थे, नहीं चलाना आता। फिर क्या हुआ, धीरे 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 जब वही हमारे प्रैक्टिस में आ गया, भाई साहब मोबाइल क्या है, एंड्रॉइड क्या है, कुछ भी है, एप्पल पे जा रहे हैं आजकल लोग, ठीक है ना। तो शिक्षण का सामाजिक उद्देश्य इनमें से क्या है, सोशल। अब यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले में आते हैं। सोशल एम ऑफ टीचिंग इज, आपको पता है टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है, तो सोशल एम क्या है, अर्निंग मनी, पैसा चाहिए भाई, सोशलाइजेशन, सामाजिकरण, कंपटीशन या जॉब। यानी अल्टीमेटली इन्होंने आपसे ये पूछा है कि अगर आप टीचर बनोगे, देखो इनका दिमाग देखो, इन्होंने सीधा ये पूछ लिया आपसे कि अगर आप टीचर बनते हो तो आप इनमें से क्या चीज करना चाहोगे, मनी कमाना चाहोगे, सोशलाइजेशन करना चाहोगे, कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करोगे या जॉब, तो क्या होगा, सामाजिकरण। बी बिल्कुल सही, ठीक है। 50, छात्र का अटेंशन किस पर निर्भर करता है, छात्र का अटेंशन डिपेंड्स ऑन उम्र यानी एज, रुचि या इंटरेस्ट, कक्षा का आकार या समय। टीचर की एज कैसी है या उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, जो लर्नर है पढ़ाई में उसका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्लास का साइज कितना है, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, या उसका टाइम। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग भाई, उसका इंटरेस्ट, कि क्लास हो रही है, ठीक है। अब क्लास हो रही है मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड की, और यहां पर हम चला दे करंट अफेयर की क्लास, तो हो सकता है कि भाई हम तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने आए हैं, हो सकता है थोड़ी देर के लिए हम करंट अफेयर पढ़ भी लें, फिर जैसे हमें लगेगा अरे यार इसको छोड़ो, अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वो करो, जिससे कि हमारा सिलेबस कवर हो पाए। तो हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको जो है अवेयरनेस पढ़ना है वो पढ़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है तो वो पढ़ेगा। तो इंटरेस्ट डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मास्लो का सिद्धांत किससे संबंधित है, मास्लो ने नीड ऑफ हायरार्की बनाया था, ये एग्जाम में इस बार भी आया था।
हायरार्की बनाया था इसने। सबसे पहले इसने क्या बोला, इज रिलेटेड टू लर्निंग, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस या मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहा था इसने, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बेसिक नीड, खाना पीना सोना घर, हमारा जो बेसिक नीड है खाना पीना कपड़े, ये हमारी बेसिक नीड है। इनका कहना था कि जो जरूरतें होती है ना वो हमें क्या देती है, मोटिवेशन देती है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि हम एक बढ़िया बेड पे सोएं, तो हमारा मोटिवेशन उस तरीके का होगा, हम उतने पैसे कमाएंगे कि जा करके उसको ले पाए। तो मास्लो की थ्योरी किस पे बेस्ड थी, नीड पे। उनका कहना था कि जो हमारी आवश्यकता है ना वो हमको आगे बढ़ाती है और वही हमें मोटिवेशन भी देती है। हमें कोई चीज चाहिए, आज की डेट में अगर हमें मोबाइल चाहिए तो हम उस तरीके की मेहनत करेंगे। तो मोटिवेशन मास्लो की थ्योरी रिलेटेड है, ठीक है। मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था जो प्रेरणा से संबंधित है। टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 70। अब टीचिंग एड्स कौन से होते हैं कोई बता सकता है, कोई भी जिसको भी जरा सा भी पता हो, एग्जाम्पल 1 2 जो भी एग्जाम्पल आप चाहते हो। अभी देखो कितने लोग एक्टिव मोड में, अभी पता चल जाएगा। यही मैं कह रही हूं, ये प्रोसेस पीएचडी का हो चाहे टीचिंग का हो, एग्जाम से रिलेटेड हो। एग्जाम में भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल जब एग्जाम जब होता है ना तो इतने एक्टिव होते हैं और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है बेचारे ढीले ढाले हो जाते हैं। तो वो नहीं होना है, एक्टिव रहना है। क्वेश्चन नंबर 17 आपने कहा बी, सीखने को प्रभावी बनाना है, कैसे, मॉडल के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। हमारे ऑडियो टूल्स भी हो सकते हैं, हमारे विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडियो विजुअल हो सकते हैं, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, हमारा इंटरेक्टिव बोर्ड हो सकता है, हम ऑडियो का रेडियो का यूज कर सकते हैं, हम टीवी का यूज कर सकते हैं, है ना। हम हो सकता है न्यूज़पेपर में भी जानकारियां निकलती है, हम उसी से रिलेटेड कर सकते हैं। टीचिंग एड्स का मतलब है रियल लाइफ से एग्जाम देना नहीं। टीचिंग एड्स का मतलब है कि जब हम टीचिंग करा रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। अभी जैसे आप प्रेजेंटेशन देख रहे हो, पीपीटी देख रहे हो, ये भी क्या है, ये टीचिंग एड्स है। ये जो पेन चल रहा है स्क्रीन पे, आपको पेन अगर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट पेन चला रही हूं मैं, जिससे ये सारी चीजें अंडरलाइन हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है, आपको पता लग रहा है कि अच्छा हाँ मैम ने यहाँ पे अंडरलाइन लगाया, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑडियो विजुअल हो सकता है, टीवी हो सकता है। स्वयं प्रभा के चैनल किस पे आते हैं, टीवी पे आते हैं। मन की बात आती है, ऑडियो में भी सुनता है, रेडियो में भी चीजें आती हैं। इंटरेक्टिव बोर्ड है जिसमें आप चीजों को आराम से देख करके बता सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें किसके लिए है, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए। इंटरेस्ट जागता है इन सब चीजों को करने से, है ना। इससे विषय को सरल, रोचक और स्पष्ट बनाते हैं। जैसे कि मैं अभी अंडरलाइन कर रही हूं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीज चल रही है। क्रिएटिविटी किससे विकसित होती है, क्रिएटिविटी डेवलप थ्रू क्रिएटिविटी विकसित होती है, क्रिएटिविटी डेवलप्स थ्रू क्रिएटिविटी कब आती है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, जब हम कहते हैं ना कि हमें पता चलता है कि कभी कभी चीजें नहीं आ रही, छोड़ दिया, नहीं काम करना, रहने दो, मन ही नहीं कर रहा। लेकिन अचानक क्या होता है, जैसे आप एक नॉर्मल सी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, बहुत नॉर्मल सी, मान लो सर्वेश है, ठीक है। सर्वेश ने क्या किया, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। उसने कहा नहीं पढ़ेंगे यार, पढ़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा, थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा, कोई दिक्कत नहीं। अचानक से आ गया एग्जाम, क्या आ गया, एग्जाम आ गया। अब सर्वेश को लगा भाई साहब एग्जाम है, पास करना तो बहुत जरूरी है, अब इसको कैसे क्रैक करना है। फिर उसने स्ट्रेटेजी बनानी स्टार्ट की। उसने कहा ऐसे ऐसे करके मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, यानी अब उसका दिमाग काम करने लगा। कब काम करने लगा, जब उसका एग्जाम उसके सर पे आके खड़ा हो गया। तो यानी यही चीज है कि जब हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हम चीजों को जल्दी से, क्रिएटिविटी से जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी विकसित होती है जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, कल्पना शक्ति बढ़ती है हमारी, सोचते हैं कि कैसे करें कैसे करें, कोई भी अचानक चीजें आ जाती हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य इनमें से क्या है,
हम एवेलुएशन करते हैं, टीचिंग में एवेलुएशन आता है, तो किसके लिए करते हैं? डर पैदा करने के लिए कि मैम ऐसा तो नहीं है मेरे को मार्क्स कम देंगी, कंपैरिजन तो नहीं कर देंगी, हो सकता है अतुल्य या दीपिका के बीच में कंपैरिजन कर दें, नहीं भाई, नोइंग प्रोग्रेस या पनिशमेंट देने के लिए इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है? भाई हमारी प्रगति जानने के लिए कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर सी, प्रगति को जानना, कैसा हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, टीचिंग में संचार आवश्यक है क्योंकि communication is essential in a teaching because teaching is a interaction, teaching is control, teaching is a command, teaching is a lecture। क्या बताया था? टीचिंग दो तरफा प्रतिक्रिया है, ठीक है, यानी कि आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 20, इंटरेक्शन कब होगा? जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट आंसर इज टीचिंग इज अ इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर ए, टीचिंग छात्र और शिक्षक के बीच सतत संचार पर आधारित है। लर्नर सेंटर टीचिंग का मुख्य गुण इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, मेन फीचर ऑफ लर्नर सेंटर टीचिंग। टीचर्स एक्टिविटी, emphasize on a textbook, active role of learner, discipline control। जब हम लर्नर सेंटर टीचिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे ही होता है ना सर्वेश, तो यहां पर हमें अगर कोई चीज को ना, कहते हैं ना कि कोई चीज सीखनी हो तो मजा लेते हुए सीखो, किसी ना किसी एग्जाम्पल को। जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब मैं पढ़ाई करती थी तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से रिलेट कर लेती थी। कोई गाना चल रहा है, उस गाने से मैं रिलेट कर लेती थी, या कोई वर्ड ऐसे होते थे उससे मैं रिलेट करती थी। तो जब आप किसी ना किसी चीजों से रिलेट करके पढ़ोगे ना, मजे लेके पढ़ोगे ना, वो चीजें जल्दी आएंगी। अब लर्नर सेंटर है तो सीधी सी बात है, उसमें क्या होगा, टीचर अगर एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो वो टीचर सेंटर हो गया। छात्र की सक्रिय भूमिका, एक्टिव रोल ऑफ लर्नर में क्या आ जाएगा आपका? लर्नर सेंटर, सिंपल। ऐसा ही एंड्रागोजी पेडागोजी पूछा जाता है, बता सकते हैं एंड्रागोजी पेडागोजी क्या होता है? सेम चीज है, यही चीज, लर्नर सेंटर और लर्नर सेंटर। एक होता है लर्नर सेंटर यानी छात्र आधारित, और एक होता है टीचर सेंटर। जो टीचर सेंटर होता है उसको कहते हैं एंड्रागोजी, और जो लर्नर सेंटर होता है यानी स्टूडेंट सेंटर होता है, लर्नर हो स्टूडेंट हो, इसको कहते हैं पेडागोजी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, डेमोक्रेटिक क्लासरूम की विशेषता इनमें से कौन सी है? अब लोकतंत्र है, कहते हैं लोकतंत्र है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, हमारा देश लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक यानी लोग जो है यहाँ पे मेन, यहाँ पर हर चीज, हर तरीके का धर्म है, हर तरीके के लोग हैं यहाँ पे। तो जहां पर सारी चीजें मिली जुली होंगी वहां क्या कहेंगे? छात्र सहभागिता, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। 22 ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक कक्षा में छात्र स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त कर सकते हैं, निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। शिक्षण में आईसीटी का मुख्य लाभ क्या है? मेजर बेनिफिट ऑफ आईसीटी इन अ टीचिंग इज, आईसीटी का सिंपल सा क्या आप यहां पर ध्यान दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब ऑफलाइन के लिए आप जाते थे तो ट्रैवल के लिए आपका खर्चा पड़ता था, उनकी जो फीस होती थी वो देनी पड़ती थी, ठीक है, टाइम का ध्यान रखना पड़ता था, हर एक चीज इसमें जाती थी जब हम ऑफलाइन करते थे। अब जब से ऑनलाइन हो गया, समय की बर्बादी बच गई, ठीक है, आपका जो टाइम है वो भी सेव हुआ। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा सही आंसर? इंटरेक्टिव लर्निंग हुई है। ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्टिव लर्निंग, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? इस बार भी एग्जाम में आया और हर एग्जाम में आता है, हर एक के क्वेश्चन पेपर में आता है। एक फॉर्मेटिव पूछ लेते हैं, एक सबमेटिव पूछ लेते हैं।
जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो यहां से उठा लो सम और यहां से उठा लो फॉर्म। फॉर्म का मतलब जब हम क्लास चल रही है, ड्यूरिंग क्लास चल रही है, क्लास के बीच बीच में ही जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन देते जा रहे हैं, ठीक है। सम का मतलब जोड़ना, यानी या तो 6 मंथ, अगर हमारा 6 मंथ का हमारा क्लास है, 6 मंथ के बाद हमने टेस्ट लिया, खत्म किया, 1 साल का हुआ, फाइनल सर्टिफिकेट्स दिए गए लास्ट में, ये है आता है किसमें, समेटिव में। तो जब भी फॉर्मेटिव समेटिव दोनों चीजों में आपको डिफरेंस याद रखना है, हर एक के क्वेश्चन पेपर में आता है। तो निरंतर सुधार किस में आएगा, फॉर्मेटिव में। क्लास चल रही है, आप लोग बातें कर रहे हो, कोई क्वेश्चन का आपको लग रहा है कि नहीं ये इसका जवाब होना चाहिए या उसका जवाब, या हमें लग रहा है कहीं गलती हो रही है, तो हम निरंतर सुधार करते चल रहे हैं, ठीक है। समेटिव समझ लेना, जो लास्ट में होता है, जहां सर्टिफिकेट रिजल्ट सब कुछ आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा, समेटिव इवैल्यूएशन। लो भाई पूछ ही लिया आखिर इन्होंने। Summative evaluation is conducted जैसा कि मैंने कहा, अगर क्लास के दौरान होगा तो फॉर्मेटिव होगा, अगर शिक्षण से पहले है, जैसे डॉक्टर पहले चेक करता है, तो डायग्नोस्टिक होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, नैदानिक, ठीक है। कि डॉक्टर पहले नब्ज देखता है ना कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले चेकअप करने का बोलता है, पहले बोलता है जब ये अल्ट्रासाउंड करा जाके उसके बाद हम बताएंगे। तो बिफोर टीचिंग अगर हमारा इवैल्यूएशन होगा तो उसे डायग्नोस्टिक कहेंगे। अगर हम शिक्षण के दौरान कर रहे हैं, क्लास चल रही है, शिक्षण चल रहा है, उसके बीच में, तो फॉर्मेटिव हो गया। लेकिन एट द एंड अगर हो, शिक्षण के अंत में हो, तो ये क्या होगा, समेटिव होगा, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, योगात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26, रीइंफोर्समेंट का प्रभाव। रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बनन। सीखने को कमजोर करना है, सीखने को मजबूत करता है, भ्रम पैदा करना है, या सीखना रोकना। अब रीइंफोर्समेंट, हम इन्फोर्समेंट बल लगा रहे हैं लेकिन दोबारा और तेजी से बल लगा रहे हैं। रीइंफोर्समेंट जब हम और तेजी से फिर से लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, 26 क्वेश्चन नंबर। भाई एक बार तो धक्का लगाया, लेकिन अगर दोबारा धक्का लग रहा है तो सीखने को और मजबूत करने के लिए रिवीजन करते हैं ना हम लोग। जहां पर भी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन का मतलब क्या रहता है ना, कि हम जो करेक्ट आंसर है उसके बहुत नजदीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है उसका मतलब है कि हम करेक्ट आंसर के बहुत करीब है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास चीजें कंफर्म नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है डाउट हो रहा है, उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन 2 बार समझो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नैदानिक जो आपको डायग्नोस्टिक बोल दिया, जैसे डॉक्टर पहले चेक करता है फिर आपको इलाज बताता है, सेम ऐसे ही जब एग्जाम्पल के साथ लर्न करोगे ना चीजें आएंगी। रीइंफोर्समेंट, री लगा हुआ है भैया, दोबारा फिर से हमने धक्का मारा, पुनर्बलन करा, दोबारा हमने जोर दिया, तो क्या होगा, सीखने को मजबूती मिलेगी। तो इन सब चीजों के लिए सबसे बेहतर चीज यही रहती है कि आप लोग जब भी, अभी ये पीडीएफ जिन्होंने भी कोर्स नहीं लिया है भाई, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कहते हैं ना अभी जैसे मैंने आपको कहा कि धक्के की जरूरत पड़ती है। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एंड टाइम वाले हैं, एंड टाइम पे जब एग्जाम आके खड़ा हो जाता है ना, तब याद आता है कि हाँ भाई मैम की क्लासेस थी या मैम की पीडीएफ थी। इसीलिए ये जो कोर्स है ये हमने बनाया है, और इसीलिए बनाया है कि आप लोग सीरियस हो जाओ। कभी आपने देखा है कि किसी ने कोई अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद करी हो? किसी ने अपनी मेहनत की कमाई आज तक बर्बाद नहीं करी, चाहे वो 200 रुपए हो, 400 रुपए हो या 4 लाख रुपए हो। कभी किसी ने बर्बाद करी है? नहीं करी है। तो जब आप ये कोर्स लोगे ना, तब आप एक्चुअली में एक्टिव मोड पे आ जाओगे। तब आपको ये नहीं लगेगा कि लास्ट टाइम पे एग्जाम आएगा तो ही हम पढ़ेंगे। आपको लगेगा अरे यार मैंने तो कोर्स के पैसे दिए, यार पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो ये है पुनर्बलन, ये है रीइंफोर्समेंट, कि धक्के से ही सही हम पढ़े, हम क्वालिफाई करें, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखना क्या होता है?
शिक्षक द्वारा किया गया, पाठ्य पुस्तक आधारित, छात्र द्वारा निर्मित या रटने की प्रक्रिया। क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म? ऑप्शन नंबर सी, छात्र के द्वारा निर्मित। ठीक है, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविज्म मानता है कि लर्नर अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। टीचिंग स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है? 28 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, टीचिंग स्ट्रेटेजी का क्या मतलब होता है? हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कि भाई हमने एक टाइम टेबल बनाया, हमने एक सिलेबस तैयार किया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इतने दिन ऐसे तैयारी करनी है, फिर मेरे को रिवीजन करना है, यानी एक प्लान्ड एक्शन होता है। बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्ट्रेटेजी मतलब अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना, उसका एक पूरा निर्धारण, एक मैपिंग करनी। इंडिविजुअल या व्यक्तिक विभिन्नता जिसको हम कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29, सोशल फैक्टर से, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, इकोनॉमिक स्टेटस से या करिकुलम। इंडिविजुअल डिफरेंस किसकी वजह से होता है? तो मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं की वजह से, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की वजह से। प्रत्येक लर्नर की खुद की क्षमता, रुचि, गति अलग अलग होती है, तो साइकोलॉजी से संबंधित है। हर एक अलग अलग होता है ना, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। टीचिंग स्किल का सबसे आवश्यक तत्व इनमें से कौन सा है? अब टीचिंग में राइटिंग इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कम्युनिकेशन ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है या मेमोरी? क्वेश्चन नंबर 30। एक तरफ से देखा जाए तो आप कहोगे मैम तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं, राइटिंग भी जरूरी है, भाई टीचर है बोर्ड पे लिखेगा ही लिखेगा, कम्युनिकेशन है बोलेगा ही बोलेगा, डिसिप्लिन भी रखना जरूरी है, नहीं तो कोई उसकी बात नहीं सुनेगा। स्मरण शक्ति, अब उसको अपने सब्जेक्ट नॉलेज है तो मेमोरी भी सही होनी चाहिए। सारे ऑप्शन सही होते हैं। अब यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट करता है एनटीए। एनटीए कहता है आप ऐसा करिए, जो मुझे बेस्ट ऑप्शन है ना उसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, कम्युनिकेशन, संचार बहुत जरूरी है। अगर हम आए और आपसे बात नहीं हुई, या हम आए हमने आपके क्वेश्चन को नहीं सुना, क्वेरी को नहीं सुना, आपस में हमारी बातचीत नहीं हुई, तो क्या होगा? चीजें नहीं समझ में आएंगी। आपको कोई चीज पूछनी है, नहीं समझ में आ रहा, अगर हमारे बीच कम्युनिकेशन है आप पूछ ही नहीं पाओगे। तो सही आंसर कम्युनिकेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा संचार शिक्षक छात्र के बीच में प्रभावी लर्निंग सुनिश्चित करता है। चलो कोई बात नहीं। अभी एक क्वेश्चन देखो, एनेक्सिटी यानी चिंता का प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट ऑफ एनेक्सिटी। आजकल कहते हैं बहुत सारे लोगों में एनेक्सिटी यानी चिंता आ रही है, तो चिंता होने से क्या होगा? कहता है चिंता चिता समान। तो चिंता करने से क्या होता है? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिजल्ट बेकार आ गया, भैया चले गए एकदम डिप्रेशन में चले गए, समझ ही नहीं आ रहा, आंसर की देख ली, परेशान हो रहे। उससे क्या होगा? रिजल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा ना, बाइक करना तो पड़ेगा कुछ। और आजकल तो जब से ये ऑनलाइन सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, तब से तो आप लोगों को कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो घर बैठे काम कर सकते हो। मैं नहीं कर रही हूं यार, घर बैठे मैं भी काम कर रही हूं। तो आपको तो मोटिवेशन लेना चाहिए कि नहीं भाई मेरे को टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को क्रिएटिव बनाना है। आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर लग रहे हो, आप सोच रहे हो लेक्चरर लग रहे हो, या आपको लग रहा है कि नहीं भाई हमें और पीएचडी के लेवल पर जाना है, या आपको लग रहा है किसी हम बढ़िया जॉब कर लें, जा करके कुछ भी करो, लेकिन मानसिक सुकून सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टेंशन लेके कोई काम कर रहे हो, यकीन मानो कर नहीं पाओगे। इसीलिए कहा जाता है अगर आपकी चिंता होगी तो सीखने में बाधा आएगी, चीजें समझ में नहीं आएंगी। और आपके आसपास के लोग, बहुत सारे लोगों के आसपास सब निगेटिव ही है। वो कहते हैं कि भाई ऐसा करो, आप जो है तरक्की करके यहां तक पहुंचो, ठीक है। और वो क्या करेंगे, आपको यहीं से काटना शुरू कर देंगे, कहेंगे ऊपर नहीं जाने देना इसको। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो जिस लेवल पर बैठे हुए हैं उस लेवल तक आप पहुंच भी जाओ। इसलिए निगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो और अपना पॉजिटिव माइंड करके, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप खुद का कोई काम करो,
पॉजिटिव माइंड में करोगे सारे काम बनेंगे। फीडबैक का महत्व क्या होता है? सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आ गई है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ब्लूम हमेशा पिरामिड बनाते थे भाई साहब, पता नहीं क्यों, ये मुझे लग रहा है इजिप्ट वगैरह से पढ़े थे, क्या था भाई। ब्लूम टेक्सोनॉमी में इन्होंने पूछा ये पहाड़ का लेवल है। कई लोग क्या करते हैं, ये सारे स्टेप्स उनको आते होते हैं, वो बेचारे कंफ्यूज किस में हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि सर्वोच्च स्तर का मतलब है ये नीचे का हिस्सा। तो ये भैया लोएस्ट लेवल है और हाईएस्ट लेवल हमेशा ऊपर, पहाड़ की चोटी। ठीक है, इन्होंने कहा हाईएस्ट लेवल कौन सा है? नॉलेज। नॉलेज कौन सा है? लोएस्ट लेवल है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है? एवेल्युएशन। ठीक है, याद रखिएगा, ब्लूम टेक्सोनॉमी में नॉलेज सबसे नीचे और एवेल्युएशन सबसे ऊपर। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 34, रोल ऑफ टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन। आजकल के टीचर वो टीचर नहीं रह गए। पहले क्या होता था, अलग था, आए पढ़ा के चले गए, गुरुजी, सब चीजें हो गई। लेकिन आज क्या है, मार्गदर्शक है, आपको बता रहे हैं किस तरीके से क्या चीज करनी है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34, ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक है वो आपके। बाकी काम आपने खुद से करना है, उनका काम है मार्गदर्शन, ना कि केवल सूचना देना। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है सारी चीजें हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन खुद से कुछ आपको भी करना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम्स का संकेत क्या है? लर्निंग आउटकम इंडिकेट्स, क्वेश्चन नंबर 35, भाई शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वही लर्निंग आउटकम है। लर्निंग के आउटकम यानी परिणाम, सीखने के परिणाम, लर्निंग मतलब सीखने के परिणाम क्या होंगे? व्यवहार में परिवर्तन। 35 ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन अभी देखते कितने लोग कर पाएंगे। करिकुलम का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। करिकुलम का अर्थ इनमें से कौन सा है? इस समय करिकुलम मॉडल से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यानी जो जो चीजें यहां पर दिख रही हैं उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नियोजित शिक्षण अनुभव, प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर सी, नियोजित शिक्षण। सिलेबस होता है, सारी चीजें कवर होती हैं, कैसे हमने क्या कराना है। तो प्लान्ड लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम, सभी योजनाबद्ध लर्निंग एक्टिविटी। इंट्रिस्टिक यानी आंतरिक, आंतरिक प्रेरणा का मतलब इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37, आंतरिक है तो भाई आंतरिक रुचि होगी, हमारा अंदर इंटरेस्ट कैसा है, इंटरनल इंटरेस्ट कैसा है, वही हमारी आंतरिक प्रेरणा है। सी बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, सकारात्मक क्लासरूम क्लाइमेट कैसा होता है? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, रिगिड या फियर बेस्ड? कैसा होता है भाई? अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। पहला आपको ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश, इसका मतलब होता है निरंकुश, निरंकुश होता है। फिर आता है डेमोक्रेटिक, जिसको हम लोकतांत्रिक कहते हैं। अभी अभी आपने पढ़ाई था लोकतांत्रिक, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा डेमोक्रेटिक। रिगिड यानी कठोर हो गया। ये हो गया फियर बेस्ड यानी जहां डर लगे। तो कैसा होता है? लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। अगला क्वेश्चन, लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू
लर्निंग बाय डूइंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 39. कैसा होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, करके सीखना, एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए सीखना. क्वेश्चन नंबर 40, इफेक्टिव टीचिंग की पहचान इनमें से कौन सी है? कैसे पता चलेगा कि हमारी जो टीचिंग है वो प्रभावी है? शिक्षक की मेहनत, छात्र की भागीदारी, पाठ्यक्रम की लंबाई या परीक्षा की कठिनाई? इफेक्टिव टीचिंग की पहचान इनमें से कौन सी है? जब आप भागीदारी, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप चीजों को कर रहे हैं ना, एक्टिव भागीदारी है ना. ऐसा तो नहीं है कि किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं ना. यही है इफेक्टिव टीचिंग, जहां पे आप सक्रिय हैं, तभी टीचिंग प्रभावी मानी जाती है. इसीलिए कह रहे हैं क्वेश्चन गलत करो सही करो, लेकिन आंसर करना जरूरी है. टीचिंग एप्टीट्यूड शोज, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या शो करता है? टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी प्राकृतिक क्षमता, आपकी नेचुरल एबिलिटी, योग्यता परीक्षण है ना, ये आपकी नेचुरल एबिलिटी को बताता है. क्वेश्चन नंबर 41 ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक क्षमता, कि आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं. इवैल्यूएशन का मुख्य उपकरण इनमें से कौन सा है? बुक्स, टेस्ट, लेक्चर या डिस्कशन? इवैल्यूएशन, जिसे हम और क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं. मूल्यांकन अगर हमें करना है, मूल्य अंकन, यानी कि जहां हम मार्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, आपके ग्रेड चेक कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? परीक्षा लेंगे, यानी टेस्ट लेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान यानी अटेंशन क्या बढ़ाता है? अगर हम कहते हैं किसी चीज के लिए अगर हम फोकस हैं, तो वो चीजें हमें क्या होती हैं? जल्दी समझ में आती हैं. तो वैसे ही अटेंशन इंक्रीजेस थ्रू इंटरेस्ट. जितना ज्यादा हमें रुचि होगी, जितना ज्यादा हम फोकस होंगे, उतना ज्यादा हमारा उस चीज के बारे में नॉलेज बढ़ता जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44, क्रिटिकल थिंकिंग किससे संबंधित है? अब क्रिटिकल थिंकिंग, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं. तो लोअर थिंकिंग के लिए हायर ऑर्डर थिंकिंग, मेमोरी या हैबिट? सबसे हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है, उच्च स्तर, सबसे उच्च स्तर है टीचिंग का. लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग. गाइडेंस का क्या मतलब होता है? गाइडेंस का मतलब होता है किसी को गाइड करना, सपोर्ट करना. इसीलिए जैसे जैसे हमारी लेवल ऑफ टीचिंग बढ़ती जाती है, हम एक फैसिलिटेटर यानी हम मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाते हैं. हम सपोर्ट करते हैं सामने वाले को, जिससे कि चीजें समझ में आ जाए. अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? नौकरी करना, परीक्षा, समग्र विकास या अंक? जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि एग्जाम होते हैं, सारी चीजें होती हैं, हम कंपटीशन एग्जाम भी देते हैं, लेकिन ये मत भूलिए कि हमारा एक्चुअल एम क्या है. अगर हमें पैसा कमाना है तो भाई साहब बिजनेस करके भी पैसा कमाया जा सकता है. अगर आपको टीचिंग करनी है, आप प्राइवेट में भी टीचिंग कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं हर एक का ऑप्शन है. 46, समग्र विकास. शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है? होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है ना, समग्र विकास की बात की है. मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीखना, किससे संबंधित है? मीनिंगफुल लर्निंग लीड्स टू, भूलना, भूल गए, स्मरण शक्ति में सुधार यानी अपनी मेमोरी में रेक्टिफाई करना, सुधार करना, भ्रम या तनाव. तो क्या होगा? मीनिंगफुल लर्निंग, स्मरण शक्ति में सुधार करना. अच्छा, टीचिंग मेथड का चयन निर्भर करता है किस पे? हम क्या चीज यूज करेंगे, ये किस चीज पे जो है मैटर करेगा? शिक्षक की इच्छा यानी हमारी इच्छा पे,
ऑब्जेक्टिव पे कि हम एक्चुअली में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा टाइम कैसा है उस पे, या क्लासरूम का हमारा आकार कितना है उस पे। टीचिंग मेथड का इस्तेमाल, चयन किस पे निर्धारित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्टिव्स। आप में से कितने लोगों ने इस बार का एग्जाम दिया है? अभी दिसंबर 2025 का एग्जाम, अभी मेरे पास इस समय काफी क्वेश्चन पेपर हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स भी है, जिसमें से पॉलिटिकल साइंस का भी है मेरे पास, ठीक है। और भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, सोशलॉजी का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है। जब मैंने वहां पर पेपर 1 चेक किया है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने वहां पर ऐसे क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं। इवन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हुए हैं जहां पे आपके क्वेश्चंस आए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQ से भी पूछे गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो 100% आई एम श्योर कि आपने हमारी पूरी क्लासेस नहीं ली। अगर आपने हमारी पूरी क्लासेस ली होती तो आपने पेपर 1 की पूरी यूनिट्स, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है ना वो बिल्कुल अलग है। हमारा कंटेंट जैसे NTA करवा रहा है ना काम, वो वाला है। कल हमारा जो सिलेबस भी मैंने दिया था, अगर आप उठा के सिलेबस देखोगे ना और NTA का सिलेबस देखोगे और क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आप ये कहोगे मैम कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, आपका सिलेबस वहीं से बन रहा है। हाँ, इकोनॉमिक्स प्रोवाइड कर दूंगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आया है, वो भी मैंने आपको ये आपके जो है लास्ट जून 2025 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने करवाया हुआ है। जून 2025 वहां तक के क्वेश्चन पेपर सारे आए हैं आपके पास। पेपर 1 में कोई यूनिट नहीं छूटी, वहां से भी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। अभी मैं PYQ जब सॉल्यूशन करवाऊंगी ना, आपको यहां तक कि जो DI के क्वेश्चन है ना कैसे सॉल्व हुए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप कह रहे हो कि आ ही नहीं रहा है कि हमारे जो पढ़ाया हुआ है उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो भाई साहब आपने हमारी क्लासेस देखी ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देखी। मैं आपको खुद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा के दिखाऊंगी, आपको खुद पता चलेगा। और उससे रिलेटेड मैं अपने, अगर आप कहोगे, मैं नोट्स भी दिखा दूंगी जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, क्योंकि जितने नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जितने क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 48। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए, चाहे मैं MCQ करवाऊं, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊं, चाहे यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करवाऊं, आपने सब चीजें पढ़नी है। अगर आप जरा सा भी कहीं छोड़ोगे या आप सोचोगे कि लास्ट टाइम पे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था सर्वेश वाला, कि भाई एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पर जाकर के देखोगे कि 1 महीने में हमारी चीजें कवर हो जाएंगी, भाई साहब नहीं। अगर हमारी क्लासेस 15 तारीख से स्टार्ट हो गई है ना भाई साहब, अभी किसी की स्टार्ट नहीं हुई, किसी भी इंस्टीट्यूट की स्टार्ट नहीं हुई है 15, जब से हमने शुरू कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? इसीलिए ना कि कोई चीज छूटे नहीं आपकी। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2026 जनवरी में। जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर हो एक बार उठा के देखिएगा। अभी इसीलिए मैंने जल्दी क्लासेस स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता है जो नए नए टॉपिक डाले जा रहे हैं, जो डीप कॉन्सेप्ट है, हम वो भी इस बारी और ज्यादा कवर करेंगे। तो भाई टाइम मेरे लिए तो ये 6 महीने भी कम है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 49। ऑप्शन नंबर लर्निंग थ्योरी पूरी कंप्लीट आपको पढ़ाई गई है। पावलोव की थ्योरी पढ़ाई, स्किनर की थ्योरी पढ़ाई, थॉर्नडाइक की पढ़ाई, पियाजे की पढ़ाई। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक बिल्कुल सही जवाब है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये आपका 2026 में भी आया, 2024 में भी वाला क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम आया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइडियल टीचिंग कैसी होती है? टीचर सेंटर्ड, बुक सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड या एग्जाम सेंटर्ड? कल मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगी एक बारी, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो लेटेस्ट है
जो अभी 2026 जनवरी में हुआ है, जो दिसंबर 2025 का है, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, जो रिवीजन क्लासेस, आपको पता है रिवीजन क्लासेस पे मैंने कितनी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। रिवीजन क्लास में, एक क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए मैंने, और सबकी पीडीएफ मिली है आपको। आइडियल टीचिंग में होता है लर्नर सेंटर्ड। क्यों चौहान जी, करवाए कि नहीं करवाए? आपने तो डेली अटेंड करे थे। अतुल्य, करवाया था मैंने। रिवीजन क्लास जितने भी यूनिट की हुई है, जितने भी टॉपिक हमने पढ़े, हर एक के 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हमने सॉल्व करे हैं, और उनमें से आए भी हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कल हम एक क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे, जितना पॉसिबल हुआ आपको सॉल्व करवाने का। बाकी आप लोग जो भी सीरियस, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीरियस होना, तो सीरियस हो जाएं आप सभी लोग थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारा ये जो पीडीएफ है कहाँ पर मिलेगा? सीरियस होने के लिए ही यहाँ पर ये कोर्स है यूजीसी नेट जून 2026 का, जहां पे आपको ये जो पीडीएफ है, क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी, क्विजेस भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेगा। 1599 नहीं देना है, सिर्फ 75% डिस्काउंट है, 400 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपको YouTube की मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 400 रुपए में आप ये ले सकते हैं। इस समय डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी जाकर के जो एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करें और ये कोर्स जरूर ले लें, क्योंकि ये जो ऑफर है सिर्फ आपका रिपब्लिक डे यानी कि जो है 26 जनवरी तक के लिए ही है। सिस्टमैटिक पढ़ाई करनी है, तरीके से पढ़ाई करनी है। इकोनॉमिक्स का, हाँ चलिए मैं कोशिश करूंगी, इकोनॉमिक्स का भी मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया। अब आप सोचिए ना कि अगर कैंडिडेट भेज रहे हैं अपने क्वेश्चंस, कुछ तो ट्रस्ट लेवल होगा ना, जिसकी वजह से मेरे पास इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी का भी है, पॉलिटिकल साइंस का भी है ना, कई क्वेश्चन पेपर है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी सब चीजें कवर करते हुए चलने की। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए कोर्स परचेस कर सकते हैं आप लोग। बाकी यूट्यूब पे तो क्लास होगी ही होगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।